हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 13 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है 7 नहीं 6 टॉपिक हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारतीय सेना का सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी से संबंधित है। तो IASV त्रिवेणी ने विश्व परिक्रमा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए वर्तमान में केप टाउन से मुंबई की ओर ये यात्रा कर रहा है और अब तक 23,000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तय कर चुका है। इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 सितंबर 2025 को मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी और जून 2026 तक इसके पूरा होने की संभावना है। क्या नाम दिया गया है इस अभियान को? तो समुद्री प्रदक्षिणा, ये नाम दिया गया है इस अभियान का। ये भारत का पहला सर्व महिला त्रिसेवा मतलब सेना, नौसेना और वायुसेना। तो ये भारत का पहला सर्व महिला त्रिसेवा वैश्विक समुद्री परिक्रमा अभियान माना जा रहा है। और IASV त्रिवेणी जो है ये एक 50 फुट लंबी नौकायान यॉट है, जिसका निर्माण पुडुचेरी में किया गया है। इस टॉपिक को हमने सितंबर में भी डिस्कस किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मे बी जून में भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि जब ये मिशन पूरा होगा, जब ये परिक्रमा पूरा होगा तो कई सारी उपलब्धियां तब भी चर्चा में आएंगी, तो उस समय एक बार और इसको डिस्कस किया जा सकता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड और महिला के उभरते क्षमताओं और कॉन्फिडेंस, ये सब से रिलेटेड ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो महिला से रिलेटेड अगर ऐसे कोई भी आता है टॉपिक महिला से रिलेटेड, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इसका भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 10 महिला अधिकारियों का दल शामिल है, मतलब सारी महिलाएं ही हैं इस अभियान में, तो इसलिए इसको भी आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, इस टॉपिक का भी। इस अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा P राजू उप अभियान प्रमुख की भूमिका निभा रही हैं। इस अभियान के दौरान जो ये दल है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में ठहराव किया और पूरे अभियान में लगभग 43,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। तो बहुत लंबा अभियान है और इस यात्रा में विश्व के विभिन्न महासागरों एवं चुनौतीपूर्ण समुद्री मार्गों से होकर ये परिक्रमा पूरी की जाएगी। और इस वैश्विक परिक्रमा दल ने 2 बार भूमध्य रेखा को, इस पूरे अभियान के दौरान 2 बार भूमध्य रेखा को पार करेगा और दुनिया के 3 प्रसिद्ध केपों के आसपास से यात्रा करेगा। कौन कौन से केप? तो केप ल्यूलीन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप, इन 3 केपों के आसपास से यात्रा करेगा। ये जो केप होते हैं, इसके आसपास के जो जगह होते हैं, समुद्री मार्ग होते हैं, ये बहुत ही कठिन मार्ग होते हैं और इन तीनों जो हॉर्न हैं, केप हैं, इसमें केप हॉर्न को दुनिया के सबसे कठिन मार्गों में से एक माना जाता है। तो लंबे समुद्री अभियानों में ये तीनों केप काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफ़ी महत्व रखते हैं। तो ये समुद्री प्रदक्षिणा से संबंधित टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबंधित। तो भारत वर्ष 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बन गया है। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत ने 14.4 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक क्षमता स्थापित की है और ये जो आंकड़ा है, ये वर्ष 2025 की पहली तिमाही में जोड़ी गई 7.7 गीगावाट क्षमता की तुलना में लगभग दोगुनी है। वर्ष 2025 में 44 गीगावाट की वृद्धि भारत को दुनिया के सबसे तेजी से सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने वाले देशों में शामिल करती है और इस वृद्धि के साथ ही देश की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है, ये मार्च 2026 तक 15.02 गीगावाट AC तक पहुंच गई है। अब सौर ऊर्जा क्षमता का क्या मतलब होता है? तो ये उन बिजली उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित होती है जो सौर फोटोवोल्टिक और अन्य सौर प्रणालियों के माध्यम से
बिजली उत्पन्न करते हैं। अगर तुलना की जाए अन्य देशों से तो अमेरिका आमतौर पर एक वर्ष में 30 से 40 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ता है, जबकि यूरोपीय संघ और चीन की वार्षिक वृद्धि इससे अधिक रही है। भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार के पीछे केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का योगदान रहा है, जैसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत पीएम सूर्य घर योजना। इसके तहत घरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए सौर पंप और विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है। तो इन योजनाओं का भी काफ़ी योगदान है सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में भारत में। पहली तिमाही 2026 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है, जिसमें बड़े जल विद्युत परियोजनाएं भी शामिल हैं, वो बढ़ के 276.5 गीगावाट तक पहुंच गई है। और इस अवधि में देश की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 51.7% रही है, यानी कि आधा से भी अधिक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, ये पॉजिटिव फैक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के पहले लो एमिशन जोन से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में भारत का पहला लो एमिशन जोन स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। ये जो पहल है, ये पुणे नगर निगम द्वारा आईटीडीपी इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है और इसका संबंध महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 से है। ये जो प्रस्तावित लो एमिशन जोन है, ये शिवाजी नगर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जो शहर के केंद्रीकृत व्यावसायिक क्षेत्र का अत्यधिक प्रदूषित इलाका माना जाता है। लो एमिशन जोन क्या होता है? तो ये ऐसा शहरी क्षेत्र होता है जहां अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इस व्यवस्था का उद्देश्य एक ही होता है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। दुनिया के कई देशों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार के जोन पहले से लागू किए गए हैं, जिसमें आमतौर पर उत्सर्जन मानकों, प्रवेश शुल्क या पूर्ण प्रतिबंध जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती है। पुणे का जो ये प्रस्तावित लो एमिशन जोन है, ये शिवाजी के नगर के आसपास शहर के लगभग 7 से 10% क्षेत्र को कवर करेगा और पहले चरण में भारत स्टेज 3 और उससे पुराने वाहनों को लक्ष्य बनाएगा। तो पहले चरण में स्टेज 3 और उससे पुराने वाहनों को लक्ष्य बनाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चरण आएगा उसमें धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें सामने आएंगी। लो एमिशन जोन को लागू करने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी ANPR कैमरों का उपयोग किया जाएगा और ये तकनीक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से वाहन नंबर प्लेट को पढ़ती है। तो इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा वाहनों की पहचान करने के लिए कि कौन से वाहन स्टेज 3 और उससे पुराने हैं। इन वाहनों के जांच के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रणाली का उपयोग यातायात निगरानी, टोल संग्रह और शहरी परिवहन नियंत्रण में किया जाता है। तो लो एमिशन जोन, भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पूना में। नेक्स्ट टॉपिक पशु कल्याण और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। तो पशु कल्याण और वैज्ञानिक अनुसंधान में नैतिक मानकों को मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यरत कमेटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स यानी कि CCSEA, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब CCSEA क्या है? तो ये भारत में पशुओं पर होने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों के नियमन से जुड़ी एक वैधानिक संस्था है और ये भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाले पशुओं के साथ नैतिक और मानवीय व्यवहार किया जाए। दिल्ली में जो सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें शोध नैतिकता और पशु प्रयोगों से जुड़े नियामक ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया और प्रयोगशाला पशु कल्याण को 3R सिद्धांत से जोड़ा जाता है।
कौन कौन से 3R का मतलब क्या हुआ? तो रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? तो पशुओं के स्थान पर वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करना। रिडक्शन का उद्देश्य प्रयोगों में कम से कम पशुओं का उपयोग करना। और रिफाइनमेंट का मतलब हुआ कि इसके तहत ऐसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जाना जिससे पशुओं की पीड़ा कम हो सके। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान में जो पशुओं का प्रयोग किया जाता है उसको सीमित करने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पश्चिम बंगाल सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना से संबंधित है, अन्नपूर्णा भंडार योजना। तो पश्चिम बंगाल में जो अभी नई भाजपा सरकार बनी है उसकी पहली कैबिनेट बैठक जो हुई उसके बाद अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई और ये योजना पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है और इसका क्रियान्वयन 1 जून 2026 से शुरू होने की बात की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रस्ताव किया गया है और ये राशि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दी जाएगी, जिससे लाभार्थियों तक पैसा सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंच सकेगा, क्योंकि सरकार जो पैसा देगी वो किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेगा। 11 मई 2026 तक इस योजना की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अभी भी आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आधिकारिक सरकारी अधिसूचना को लेकर विस्तृत आदेश आना बाकी है। तो 1 जून 2026 से इस योजना की शुरू होने की बात की गई है, तो तब तक अभी तो सरकार के गठन के 2-3 दिन ही हुए हैं, तो तब तक इससे जुड़े और भी जो डिटेल जानकारी है वो आ जाएगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल में इस तरह की कौन सी योजना चल रही थी? तो लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी, जिसके तहत महिलाओं को नगद सहायता प्रदान की जाती थी। इसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। तो अब उसके जगह पे अन्नपूर्णा भंडार योजना लाई गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु सरकार ने 11 मई 2026 को महिलाओं की सुरक्षा और निवारक संरक्षण के लिए सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश जारी किया है। ये जो विशेष इकाई है ये राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करेगी और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सी जोसेफ विजय, इनके द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्रमुख योजनाओं की घोषणा की गई उसमें से ये भी एक प्रमुख योजना थी। सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स के पहले चरण में कुल 36 पद स्वीकृत किए गए हैं और इस इकाई का नेतृत्व जो है वो महानिरीक्षक यानी कि आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। स्वीकृत पदों में एक आईजी, एक पुलिस अधीक्षक, 2 उप पुलिस अधीक्षक, 4 निरीक्षक, 8 उप निरीक्षक और अन्य रैंक के 20 कर्मी शामिल होंगे। और इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो एक विशेष और त्वरित प्रक्रिया देने वाली इकाई तैयार करना जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रित हो। यह विशेष टास्क फोर्स को महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकथाम के लिए बनाया गया है और ये इकाई उन क्षेत्रों की पहचान करेगी जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध की आशंका अधिक रहती है। टास्क फोर्स जो है वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थानों और महिलाओं द्वारा अधिक उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी। इसके साथ ही ये टास्क फोर्स महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को भी प्राप्त करेगी और उन पर कार्रवाई भी करेगी। तो मेनली ये महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की स्वीकृति दी है और इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में महिला सुरक्षा के लिए कई सारे हेल्पलाइन या टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है और अब तमिलनाडु सरकार ने ये कदम उठाया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।